हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर कैसे बने ये बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें स्टेप वाइज आपको क्लियर बताऊँगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आप सब इंस्पेक्टर बने तो उसके लिए आपको प्रक्रिया के किन चरणों से गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो चयन प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से चरण होते हैं। तो देखिए, इसमें जो है 5 चरण होते हैं। पहला चरण होता है ऑनलाइन रिटन टेस्ट का। उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी DVPST होता है। उसके बाद तीसरा होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि PET बोला जाता है। और उसके बाद फोर्थ होता है जो फाइनल मेरिट आती है, और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। तो ये 5 चरण है इस भर्ती प्रक्रिया में। तो इसमें आपको सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट देना होता है। फिर उसके बाद अगर आप स्टेप 1 क्लियर कर जाते हैं, उसके बाद आपको DVPST के लिए कॉल किया जाता है, और फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। फिर ओवरऑल जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उसके बाद आपका एक फाइनल मेरिट बनती है वैकेंसी के हिसाब से, और फिर उन कैंडिडेट का जो है मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। तो ये 5 चरण के जरिए आप जो है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सब इंस्पेक्टर के लिए जो योग्यता होती है दोस्तों, वो होती है स्नातक। तो आपको किसी भी जो है महाविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, या फिर इसके समकक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त अर्हता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें अधिमानी अर्हताएँ, तो दोस्तों ये अधिमानी अर्हताएँ होती हैं, इनका कोई स्पेशल अपना कोई अंक नहीं होता। ये तब लागू होती हैं जब अगर 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट हों, उनके अंक बराबर हों। लेकिन अगर उनके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट होगा, जो कि डैक, नेलिट का, ओ लेवल का हो सकता है, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का अधिक या उससे अधिक अवधि का जो है आपका सर्टिफिकेट हो सकता है, या फिर NCC में B प्रमाण पत्र हो सकता है। तो ये जो 3 सर्टिफिकेट हैं दोस्तों, वो तब लागू होंगे जब अगर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर होंगे, तब आपको उसमें वरीयता दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि एज कितनी होनी चाहिए। तो जनरल कैंडिडेट के लिए जो एज है वो 21 से 28 वर्ष होती है, और OBC, SC और ST कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए 21 से 33, यानी इसमें जो है +5 जो है वर्ष का आरक्षण रहता है, और जो है इसमें एज में छूट रहती है। तो इसके बारे में मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, इसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि कितना आरक्षण होता है और आयु सीमा में कितनी छूट होती है। तो देखिए, लंबवत आरक्षण की बात करें तो इसमें अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें, SC की, तो इसमें 21% आरक्षण रहता है, 5 वर्ष की छूट दी जाती है। और अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति की यानी ST की, तो इसमें 2% का रिजर्वेशन रहता है, और इसमें जो अधिकतम आयु सीमा में छूट है वो 5 वर्ष दी जाती है। और OBC में 27% आरक्षण रहता है, 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाती है। इसके बाद 2% जो आरक्षण होता है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए होता है। और अगर हम बात करें भूतपूर्व सैनिकों की, तो इसमें भी 5% आरक्षण होता है, और इनके लिए 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाती है। तो देखिए दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं वैवाहिक स्थिति। तो देखिए, वैवाहिक स्थिति ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई पुरुष है तो वो इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा अगर उसकी 1 से अधिक पत्नियां जीवित होंगी। तो ये वैवाहिक स्थिति होनी चाहिए, उसकी 1 से अधिक पत्नियां जीवित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगला हम देखते हैं चरण फर्स्ट। तो चरण फर्स्ट में, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, कि सबसे पहले होता है ऑनलाइन रिटन टेस्ट। तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट जो दोस्तों होता है वो होता है 400 अंकों का, जिसमें 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन सामान्य हिंदी का होता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद दूसरा चरण होता है मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान का, जो कि 100 अंक का होता है। उसके बाद थर्ड होता है सांख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, ये भी 100 अंक का होता है। और इसके बाद मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा है, तो ये भी 100 मार्क्स का होता है। तो ये 4 सेक्शन होते हैं। इसमें हर एक सेक्शन में 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 2 अंक का होता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें इनके सेक्शनल जो है हर एक में कट ऑफ, इनमें एक मिनिमम अंक निर्धारित किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्लियर करने पड़ते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, पिछली भर्ती थी तो उसमें 50% अंक हर एक सेक्शन में लाना अनिवार्य था। अब नेक्स्ट जो भी वैकेंसी आएगी तो उसमें ये अंक कम किए जाने की उम्मीद की जा रही है।
तो अगले अब हम देखते हैं चरण 2। तो चरण 2 में दोस्तों होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसमें दोनों ही एक साथ होते हैं, मतलब अगर आप ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसमें आपको कौन कौन से दस्तावेज लेके जाने हैं, तो आपको अपने सारे शैक्षिक अर्हताएँ लेके जानी है, जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे स्नातक उपाधि अंक हैं और प्रमाण पत्र हैं। उसके बाद अगर आपने डोएक नेलिट का ओ लेवल अगर फॉर्म फिल करते समय लगाया है तो वो लेके जाना है। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष का अगर प्रमाण पत्र है तो वो लेके जाना है। एनसीसी का भी प्रमाण पत्र लेके जाना है। यानी ये सारे वही डॉक्यूमेंट है जो आपने एग्जामिनेशन जो फॉर्म था वो भरते समय आपने उसमें जो मार्क किए थे, जो भी चीज़ें डिटेल लिखी थी, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। और इसमें जैसे आरक्षण और अधिकतम सीमा छूट के लिए आपको मूल निवास पत्र, और ओबीसी के लिए जो है जाति प्रमाण पत्र, एससी एसटी के लिए भी जाति प्रमाण पत्र, और जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र या सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र, जो कि यूनिट के कमांडेंट द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो हो। तो ये सारे दस्तावेज हैं जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ले जाने होते हैं। उसके बाद अगला है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी ये उसी समय किया जाता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। इसमें आपका मेज़रमेंट किया जाता है, जिसकी मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो इसमें हाइट और चेस्ट दोनों मेज़र किए जाते हैं। हाइट जनरल ओबीसी एसटी के लिए, एससी के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट जो है मिनिमम 79 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। तो अगला एसटी कैंडिडेट के लिए मिनिमम जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होती है, और चेस्ट मिनिमम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसमें भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इसमें जो है सिर्फ हाइट चेक की जाती है, जो कि जनरल ओबीसी एससी के लिए 152 सेंटीमीटर होती है, एसटी कैंडिडेट के लिए 147 सेंटीमीटर होती है। अगर हम वुमेन कैंडिडेट की बात करें तो उनका वेट भी मेज़र किया जाता है, जो कि मिनिमम 40 किलोग्राम होना चाहिए, और मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। आपका मिनिमम जो है चेस्ट 79 77 हो सकता है, और उसमें 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंशन होना ज़रूरी है। उसके बाद ये जब चरण हो जाता है, इसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद अगला चरण होता है चरण 3, और इसमें जो है आपको बुलाया जाता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी आपकी दक्षता देखी जाती है, और इसमें रेस होती है। रेस जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए 28 मिनट के अंदर आपको 4.8 किलोमीटर की रेस क्वालिफाई करनी होती है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होती है। अगर आप विदिन 28 मिनट अगर 4.8 किलोमीटर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप यहाँ से चरण 3 को क्वालिफाई कर जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इसमें 16 मिनट का समय दिया जाता है, और जिसमें आपको 2.4 किलोमीटर की जो है रनिंग क्वालिफाई करनी होती है। इसके बाद आता है चरण 4। इसमें आपको जो लोग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन सभी में क्वालिफाई हो जाते हैं, और उसके बाद फाइनली आपकी एक चयन तथा अंतिम श्रेष्ठता सूची बनाई जाती है, जो कि वैकेंसी के हिसाब से होती है, आरक्षण वाइज होती है। तो बाकायदा फाइनल एक मेरिट आती है, और जिसमें आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आप बढ़ते हैं चरण 5 की तरफ। तो चरण 5 जो होता है वो मेडिकल टेस्ट होता है। ये जो है अगर हम सब इंस्पेक्टर की बात करें तो मंडल स्तर पे कराया जाता है, जिसमें सीएमओ उपस्थित रहता है। तो सीएमओ की जो है उपस्थिति में ये मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें जो है आपके आइज़ हैं, ईयर हैं, नोकनी है, फ्लैट फीट है, और यही सारी चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं। मेडिकल टेस्ट के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के दौरान अगर आपका जब मेडिकल हो जाता है तो ये पुलिस वेरिफिकेशन चलता है, आपका कैरेक्टर चेक होता है, तो ये सब अपने आप अनरूल होते हैं, इसमें आपको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। थाने पर वेरिफिकेशन होता है, आपका कैरेक्टर चेक किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फाइनली इतने सारे स्टेप के बाद आप जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर पद के लिए सिलेक्ट होते हैं। और दोस्तों ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मेरी पुरानी वीडियोस पे कमेंट करते थे कि सर आप इस तरह से बताइए कि इसमें कितनी एज होती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस प्रक्रिया के तहत गुजरना होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं थीं जो मुझे बतानी थी। और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।